हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का आपका पेपर सेकेंड का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाशिकी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं प्रकाश का आज जो आपका ये वीडियो होगा, प्रकाश के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपका बताया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जब प्रकाश के स्टार्ट करने चल रहे हैं तो प्रकाश के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को समझने से पहले है ना, प्रकाश आपका होता क्या है, आखिर में लाइट क्या होता है, आपने इसके पिछली क्लासों में भी इसके बारे में स्टडी करके रखा है ना। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना, एनर्जी है ये प्रकाश आपकी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आखिर में ऊर्जा है तो कैसे हमने माना कि ऊर्जा है, बात ये फंसती है कि ऊर्जा किस प्रकार से माना। अगर व्यवहारिक रूप से अगर जानना चाहें इसको तो आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको सोलर पैनल लगा हुआ दिख जाएगा, सौर ऊर्जा कहीं ना कहीं लगा हुआ दिख जाएगा, है ना। तो आखिर में आपको ये देखना है अगर सोलर पैनल में हो क्या रहा है, आखिर में किसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें, हम उसमें सूर्य की किरणों का ही प्रयोग कर रहे हैं। हम जिस प्रकाश की बात यहाँ करने चल रहे हैं तो बेसिकली हम सूर्य के प्रकाश की किरणों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि सोलर पैनल जो लगा होता है तो उसमें ध्यान देना है कि वो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं भाई उसी के कारण ध्यान देना, पैनल क्या कह रहा है, उसी किरणों को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो आपको ये तो बेसिक से मालूम है कि भाई एनर्जी क्या होता है। एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है, ना तो यानी कि ना तो नष्ट होती है ना। ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो बताइए, एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। जब इस प्रकाश का सोलर पैनल ने प्रयोग करके क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी आखिर में है क्या, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देख रहे हो कि उसी से आपका क्या हो रहा है, आपका कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है ना। तो उसको उसने क्या किया, सोलर पैनल ने इस प्रकाश ऊर्जा को क्या किया, इस प्रकाश को क्या किया, प्रकाश किरणों को क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये भी ऊर्जा रही होगी, तभी तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो मतलब ये सिद्ध होता है वहां से ये इसकी ऊर्जा थी, है ना। ये ऊर्जा थी जिसके कारण क्या हुआ, ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, जिससे हम फैन चलाए, कूलर चलाए, फ्रिज चलाए, टीवी चलाए वगैरह चीज़ सब चला सकते हैं, है ना। तो आपका ये प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बताइए प्रकाश के बारे में क्या इतनी डिफिनेशन उचित है? नहीं, अभी प्रकाश का कुछ और भी काम है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप मैं बता रहा हूँ, आप क्या करिए, एक बहुत अंधेरे जगह पर आप लोग हो, है ना। मान लो बहुत अंधेरी जगह में आप हो और वहाँ पर अचानक सा कोई उजाला आ जाए, अचानक से उजाला आ जाए तो होता क्या है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। आपके बॉडी का जो अंग आँख है, जो आपका आई है, वो सबसे पहले प्रभावित होता है ना। सबसे पहले आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। जब प्रकाश आपके बॉडी में आती है ना, जब प्रकाश अचानक वहाँ पर आता है तो आपके बॉडी का एक ऐसा अंग आँख है जो सबसे पहले प्रभावित होता है ना। तो सबसे पहले प्रभावित आपका आँख हो रहा है, तो इसका मतलब आँख में एक संवेदना क्रिएट हो रही है, एक आँख में संवेदना उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना या उत्तेजना, क्या, जो हमारी आँखों को संवेदना या उत्तेजना प्रदान कर, संवेदना या उसी को बोलते हैं उत्तेजना, संवेदना उत्तेजना प्रदान कर हमें वस्तुओं का आभास कराती है, हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है ना। तो क्या होता है, आपका प्रकाश होता है। देखिए हमने क्या बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है, प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना या उत्तेजना प्रदान कर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, या फिर बोल सकते हैं कि वस्तुओं को का आभास कराती है ना। तो रेस्टोरेंट आपको समझ में आएगा प्रकाश क्या है। अब देखिए प्रकाश को आपने समझ लिया, प्रकाश क्या है, आप ये बेसिक नॉलेज है, आप इसके बारे में पहले से जानते हो, है ना। तो इसके गुण के बारे में जानते हैं कि आखिर प्रकाश के गुण में प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है। तो डिस्टेंस पहली प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो, क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है ना। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या आप प्रकाश को कभी देखे हैं? अगर आपने किसी ने भी प्रकाश को देखा है तो प्लीज़ मुझे भी दिखाएं,
मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो मुझे भी दिखाइए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसको व्यवहारिक रूप से समझना है तो आप खुद सोचिए कि आपके घर पे आपकी बहन या आप या आपके मम्मी पापा कोई भी धूप में, गर्मी में क्या हुआ, गर्मी में बाहर निकले, उन्होंने क्या किया, धूप से बचने के लिए एक छतरी ले लिया। क्या ले लिया, धूप से बचने के लिए एक छतरी ले लिया। अब भाई आखिर में धूप से बचना है, अगर धूप सीधी रेखा में न चलती, मतलब सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, अगर ये सीधी रेखा में न चलती तो होता क्या बताइए। सूर्य की किरणें ऐसे आती और ऐसे बढ़िया से यहाँ से टकराती, घूमते हुए आकर आपके यहाँ धूप लगाती, आपको यहाँ धूप लगता है कि नहीं। क्लियर बात है ना। अगर सीधी रेखा में चलती, आखिर में ये सीधी रेखा में चलती है तभी क्या होता है, जब ये टकराती हैं तो किसी और दिशा में से सीधी चली जाती है ना। तो सीधी चली जाती, जिससे हमें क्या होता है, धूप नहीं लगता है। या बोल सकते हैं कि अगर हम अपने घरों में बैठे हों, अपने घरों में बैठे हों और धूप, सूर्य की किरणें आएँ तो हमारे छत से टकरा के वापस न जाती, कभी क्या होता, घूम के आती, हमारे दरवाजे से अंदर आती धूप हमारे, यानी हम घर के अंदर भी धूप से बच ना पाते अगर सीधी रेखा में चलती प्रकाश तो, है ना। तो आपको सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश सभी संभव माध्यमों में चल सकता है। संभव मतलब सभी संभव पारदर्शी माध्यमों में, है ना। अगर हम माध्यम की बात कर रहे हैं तो प्रकाश जो है वो सभी पारदर्शी माध्यमों में, पारदर्शी माध्यमों में चल सकता है ना। आपको खुद भी मालूम है, प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक का सफर तय करता है तो उस बीच में कई सारे माध्यम आते हैं, है ना। कई सारे माध्यम, कहीं निर्वात होता है, कहीं वायु की सघनता ज़्यादा होती है, कहीं नाइट्रोजन अधिक होता है, कहीं पर आपका ओजोन गैस ज़्यादा होती है। ऐसे कई सारे माध्यम मिलते हैं उसको, है ना। उन सारे माध्यमों को पार करते हुए प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है ना। और आपको भी मालूम है, लगभग प्रकाश हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास, एक डाटा नहीं कितना सेकंड में आता है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास आपका टाइम लगता है उसको वहाँ से यहाँ तक आने में, है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया, दूसरा इसका प्रगुण मैंने बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश सभी पारदर्शी माध्यमों में गमन कर सकता है, चल सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है ना। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। समझ में आएगा, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। कैसे, इसको समझो। जैसे आप खुद भी देखे होंगे, अगर अभी प्रकाश को कांच से गुजारा जाए, कांच भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, वायु भी एक माध्यम है, हीरा भी एक माध्यम है ना। ये सब क्या एक माध्यम है। तो हुआ क्या, जब प्रकाश को देखा गया कि जब किसी विरल माध्यम से, विरल का मतलब होता है, जैसे आप समझ सकते हो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखिए, कोई सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम जिसका क्या हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसकी सघनता ज़्यादा हो, है ना। और विरल का मतलब है जिसकी सघनता कम हो, इसका डेंसिटी कम हो। जब किसी सघन माध्यम में प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका देखा गया चाल कम होता है, और किसी विरल माध्यम में जब गुजारते हैं उसकी चाल अधिक पाई जाती है ना। तो ये बात, वही बात बोला है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो जस्ट यहाँ पर एक दो बातें और कर लेते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे होती कितनी है। तो प्रकाश की चाल निर्वात, कहाँ पर, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो डिस्टेंस, ये कितना बड़ा डाटा है। यानी अगर इसमें हम
3 से भाग दे तो किलोमीटर में आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 के बाद 5 कितना हुआ आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 किलोमीटर व 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। समझ सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा इसकी क्या है, चाल है। अब आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास टाइम लगता है ना। और प्रकाश की चाल ये है, आप टाइम निकाल सकते हो, सॉरी दूरी निकाल सकते हो। कहाँ से? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें, ये डाटा। और प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है उसको बोलते हैं सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? ये सबसे अधिक चाल है, सबसे अधिक चाल है। अगर मैं यहाँ पर प्रकाश की चाल हीरे में बात करूँ, प्रकाश की चाल हीरे में, तो वो सबसे कम होती है। सबसे कम होती कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रकाश की चाल हीरे में सबसे कम होती है और निर्वात में या वायु में सबसे अधिक होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हीरे में कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यह आपका प्रकाश का तीसरा गुण हो गया। फोर्थ गुण की बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है, चल सकता है, चलता है ना। प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति चल सकता है, चलता है, हो सकते हैं, है ना। अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति, अभी आप क्लास 12th में इसको पढ़ने वाले हैं, जब आपको चुंबक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में आप अच्छे से वहाँ डिस्कस किया जाएगा, है ना। बस आप इतना जानते रहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो सभी माध्यमों में चल सकती हैं, है ना। तो मतलब आपका प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये भी सारे माध्यमों में आपका चल सकता है ना। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद इसमें बात करते हैं आपकी, इसमें कुछ घटनाएं भी होती हैं। कुछ घटनाएं बोले तो जैसे इस तरह घटनाएं, जैसे प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि कई सारी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, है ना। और एक बात और ध्यान देना है, ये तो आपका कैसे प्रकाश में निम्न घटनाएं घटित होती, जैसे देखिए व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण इत्यादि, है ना। ये सारी घटनाएं प्रकाश में घटित होती हैं। क्लियर है चीज। एक बात इसमें और, इसके एक गुण के बारे में और चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। आपका वो गुण नंबर आपका 6 नंबर, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका 38 एंगस्ट्रॉम, यानी 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। ये आपके प्रकाश के कुछ गुण हुए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है इसमें प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन आखिर में क्या होता है, इसको जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, एक चिकना तल लेते हैं। चिकना या पॉलिशदार कोई तल आपका हो, है ना, चिकना या पॉलिशदार कोई आपका तल हो, ठीक, चिकना या पॉलिशदार तल हो, उस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित कराइए, है ना, कोई प्रकाश की किरण आपतित कराइए। अब देखो, किसी भी चिकने या पारदर्शी किसी भी चिकने या पॉलिशदार तल पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश आई हुई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। तो यही इस प्रकाश के वापस लौटने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, आपको डिफिनीशन रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल आपको फील होना चाहिए डिफिनीशन, है ना। तो इसमें क्या बोलना है आपको डिफिनीशन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार, है ना, किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिफिनेशन का क्या बोलोगे आप लोग, आपको डिफिनेशन बोलना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार अथवा चमकदार तल पर आपतित होती है या गिरती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, प्रकाश का परावर्तन क्लियर होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये जो किरण आपकी तल पर आ रही है, इस पॉलिशदार तल पर, जिस तल पर आपकी आ रही है, जो पॉलिशदार तल है, आपका चमकदार जो तल है, इस तल पर जो किरण आपकी आ रही है उससे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण कहलाती है। ये जो तल से टकरा कर परावर्तित हो रही है, उसी माध्यम जो वापस जा रही है, वो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहलाती है ना। तो अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आ रही है, तल के जिस बिंदु पर आ रही है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, जिस एक बात आपको ध्यान देना है, ये जिस तल पर ये किरण आ रही है यही आपका होता है परावर्तक तल। क्या होता है, परावर्तक तल होता है, जिस तल पर ये परावर्तित हो रही है ना, ये आपका क्या होता है, परावर्तक तल होता है। देश में एक इसमें मेन चीज और बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि इस तल पर लंबवत और अभिलंब, तल के लंबवत अभिलंब से जाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, मैंने क्या बोला, तल के लंबवत आपतन बिंदु, सॉरी, ठीक है, तल के लंबवत आपतन बिंदु से जाने वाली रेखा अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तल के लंबवत आपतन बिंदु से जाने वाली रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और एक बात आपको और ध्यान देना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान देना है एक बात और, कि यहाँ पर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को स्मॉल आर से लिखा जाता है, जिसको परावर्तित कोण, जिसको परावर्तित कोण कहा जाता है ना, इसको परावर्तित कोण कहा जाता है। जिसमें मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका चाहे तो आप नोट कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप
बाद में लिख सकते हो, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। आखिर प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है ना। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूँ। मैंने क्या बोला, प्रकाश का परावर्तन का क्या कहलाता है, किसी चमकदार अथवा चिकने तल पर प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं, ठीक है, यानी मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार अथवा चिकने तल पर गिरती हैं तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की किरणों का वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, या फिर आप सिंपल सा डिफिनेशन देना चाहते हैं ऐसा भी दे सकते हो कि प्रकाश की किरणों का किसी चमकदार अथवा चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। ये आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हुई, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम जान लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है ना, पहला नियम क्या बोलता है वो समझते हैं। जो आपका नियम नंबर फर्स्ट है, एक चित्र बना लेते हैं, चित्र समझते हैं पूरा नियम। कोई किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर आपतित होगी पृष्ठ के उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। यह आपका क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। ये आपतित किरण है, यह आपका अभिलंब है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, है ना। यह आपका परावर्तित किरण है। अब समझना है पहला नियम क्या बोलता है, प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, क्या बोला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा आप लोग ध्यान से। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने बोला आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक ही तल में होने का मतलब क्या है ना। एक ही तल में होने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए आप लोग। तो ये बात देखिएगा, जैसे आपको डेस्टर दिख रहा है ना। अब देखिए प्रकाश की किरण, मान लीजिए हम मान लेते हैं इधर से प्रकाश किरण आ रही है आपकी, ठीक है। मान लेते हैं प्रकाश की किरण आपकी इधर से आ रही है इस तरीके से, ठीक। अब क्या हुआ, जब वो इस तरीके से आ रही है प्रकाश किरण, अब परावर्तन के पश्चात वो इस दिशा में चली गई, ठीक है, इस दिशा में चली गई। अब हुआ क्या, यहाँ पर आपका अभिलंब है। अब देखिए तीनों ही क्या है, इसी तल में है। ये जो आपका तल दिख रहा है ना, ये तल इसी तल में, तीनों अभिलंब इसी तल में आपका, है ना। तीनों क्या आपके एक ही तल में है, मतलब जिस इसी तल में तीनों आपके हैं। इसी तल में वही काम हो रहा है आपका, प्रकाश किरण आ रही है, इधर चली जा रही है, फिर यहाँ पर अभिलंब, तीनों ही क्या है एक ही तल में, है कि नहीं। तो वही यहाँ बताया गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या है इसका समझिएगा आप लोग। दूसरा नियम इसका है, आप लोग अभी पढ़े आप लोग कि ये आपका क्या होता है, आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण आर होता है ना। तो इसमें दूसरा नियम क्या बोला गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम बना इसमें, आपतन कोण
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। ये आपका दूसरा नियम, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका यानी कि याद रखिएगा आप लोग कि आपतन कोण जो आपका है ये परावर्तन कोण के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। ये आपके दो नियम प्रकाश के परावर्तन के थे, है ना। अब थोड़ा सा इसमें एक स्पेशल केस को समझते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको मिटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप लोगों ने मैंने बताया ये आपकी आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, और ये आपका इस पर अभिलंब होता है, ठीक। और ये आपका कोण आई और ये कोण आर। तो इसमें आप समझिएगा कि अगर हम इस कोण को घटाते जाएं, यानी घटाने का मतलब क्या है कि इस किरण को अभिलंब की ओर बढ़ाएं, है ना, इस किरण को अभिलंब की ओर बढ़ाएं। अब इस किरण को अभिलंब की ओर बढ़ाएंगे तो ये कोण का मान घटेगा। अब बताइए इस कोण का मान घटेगा तो इस कोण का मान क्या बढ़ेगा घटेगा? निश्चित रूप से घटेगा इसका भी मान, क्योंकि आपको मालूम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर हम इस कोण को घटाते 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 हम इस कोण को जीरो कर दें तो परावर्तन कोण भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको इधर लेके जाए तो इधर आएगी, मतलब अगर हम इसको कोण जीरो कर दें, आई का मान जीरो कर दें, मतलब ये किरण इसी पर आएगी, है ना, ये किरण आपकी इसी पर आएगी। अब जब इसी अभिलंब पर आ रही है, मतलब कि तल के लंबवत आ रही है, तब तल के लंबवत आ रही है, तल के लंबवत जाएगी भी। तो बताइए आपतन कोण अगर किरण आपका तल के लंबवत आ रही है तो तल के लंबवत उसी जिस मार्ग से आई होती उसी मार्ग से लौट जाती है, जाएगी उसी माध्यम में, ये नहीं दूसरे माध्यम चली जाएगी, है ना, उसी माध्यम में जाना है। तो होता क्या है, जिस माध्यम से तल के लंबवत आई होती है उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस बात को ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कि कभी भी कोई भी किरण अगर तल के लंबवत आपतित हो रही है तो याद रखना है उसी माध्यम में अगर परावर्तन होगा तो उसी माध्यम में वह उसी मार्ग जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया चीजें। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स में प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को समझते हैं। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब में क्या होता है। जैसे आप कोई चमकदार तल लीजिए, है ना, जैसे आप यही तल हमारा आपको चमकदार तल होता है, डस्टर है, ये चमकदार तल तो है नहीं, लेकिन कोई चमकदार तल होता तो उसके सामने अगर कोई वस्तु या मार्कर में रखता तो इस चमकदार तल के अंदर इसकी एक आकृति बन जाती, है ना। क्या होता है, एक चमकदार तल है, जैसे आप लोग देखोगे अगर इसमें ये आपको दिख रहा हो ध्यान से तो कुछ चमकदार है, आपको ध्यान से दिख तो नहीं पा रहा होगा इसमें, लेकिन क्या अगर मान लो कोई चमकदार तल हम लेते हैं, इसके सामने अगर कोई वस्तु हम रखते हैं तो इसमें एक इस वस्तु की एक आकृति बन जाती है इसके अंदर, तो वही आकृति ही क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना। तो हम सिंपल सा डेफिनेशन क्या देंगे इसकी प्रतिबिंब की कि किसी चमकदार तल अथवा पृष्ठ बोल सकते हैं ना, किसी चमकदार अथवा चिकने तल के सामने रखी वस्तु का बनने वाली आकृति, है ना। किसी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु, क्या बोल सकते हैं, किसी चिकने व चमकदार तल के सामने रखी वस्तु का बनने वाली आकृति, है ना। क्या बोलेंगे, किसी चमकदार व चिकने तल में बनने वाली वस्तु की आकृति, क्या बोलते हैं उसको, किसी चमकदार व चिकने तल के सामने रखी वस्तु
का वस्तु के अंदर बनने वाली जो आकृति होती क्या कहलाता है आपका, वो प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी वस्तु का किसी चमकदार व चिकने तल में बनने वाली आकृति, है ना, मैंने क्या बोला कि किसी भी वस्तु का किसी चमकदार व चिकने तल में बनने वाली आकृति ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है ना। और आप ऐसा लिख सकते हो क्या, किसी वस्तु का चिकने व चमकदार किसी चिकने चमकदार तल में बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु का चिकने व चमकदार तल में बनने वाली आकृति को ही क्या बोलते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे आपका प्रतिबिंब बनता है ना। आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो कोई आपका इधर चिकना चमकदार तल है, ठीक है, या आपका कोई चिकना चमकदार तल है, इसके सामने आप खड़े हो गए। क्या हो गए, आप खड़े हो गए। ठीक, आप इस चिकने और चमकदार तल के सामने खड़े हो गए। हुआ क्या, चिकना चमकदार तल था, तो आपको ये मालूम है कि आपको, अच्छी बात बताइए आप लोग, कोई वस्तु आपको क्यों दिखाई देती है भाई। वस्तु आपको तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं। जब वो किरणें आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं तो उससे क्या होता है, आपको बताया मैंने, वो किरणें आपकी आंखों में उत्तेजना प्रदान करती है, जिससे हमें वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है, या वो हमें आभास कराते हैं ना। तो क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, है ना, आप यहाँ पर हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपसे कुछ किरणें निकली, इस प्रकार कुछ किरणें आपकी निकली। ठीक है, अब जब ये किरणें आपकी निकली तो हुआ क्या, दर्पण पे गई। अब यहाँ पर जाने बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, किरणें परावर्तित हो गई। अब आप सोचोगे, जब किरणें परावर्तित हो गई तो किरणें तो दूर चली जा रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, आपको एक बात याद रखना है हमेशा कि प्रतिबिंब आपका वहाँ बनता है जब दो किरणें या दो से अधिक किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे को जहाँ कहीं पर काट रहे हो तो वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ इस केस में तो काट ही नहीं रही हैं, यानी कहीं पर मिल ही नहीं रही हैं। तो जब मिल नहीं रही हैं तो इनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। तो ये जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को मिलते हैं उसी बिंदु पर बन जाता है एक प्रतिबिंब। यानी अगर आप खड़े हो तो आपके जैसा ही हूबहू एक आत्मा, महान आत्मा दिखाई दे जाएगी, है ना। यानी आपका प्रतिबिंब आपको उस बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी अच्छी आत्मा है कि अगर आप अपने आप को एक झापड़ मारिए तो ये भी अपने आप को एक झापड़ मारेगी। अगर एक कदम आप आगे बढ़िए तो ये भी एक कदम आगे बढ़ेगी। मतलब ये भी सोचती है मैं किसी से कम नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जब आपको वस्तु कब दिखाई देती है, जब आपके शरीर से निकलने वाली किरणें, आपके बॉडी से निकलने वाली किरणें इस प्रकार जाएंगी कि यहाँ पर दर्पण में पड़ेंगी। ये दर्पण कुछ भी आपको यहाँ पर जब चिकने तल पर पड़ेंगी तो तल पर पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तित हो जाती है किरणें। परावर्तित होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे को कभी क्या है काटती तो है नहीं, दिख रहा है कि कभी काटेंगे नहीं। लेकिन जब काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। बात ये आती है, जब काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो सिंपल सी बात है कि इनको नहीं काटें तो कटाना पड़ेगा, जबरदस्ती कटाते हैं, है ना। जब नहीं काट रही हैं तो जबरदस्ती कटाएंगे, इनको पीछे बढ़ा देंगे हम। पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर काटेंगी वहीं आपका क्या बन जाएगा, हूबहू आपकी आकृति दिखाई दे जाएगी। और वहीं पर बोलते हैं हमको क्या, हमारी आकृति बन जाती है, बस बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये तो दर्पण के अंदर बना। दर्पण हो या आपका जो भी तल आपका यहाँ चिकना तल है, चिकने तल के आपको अंदर लग रहा है बन रहा है ना। आप देखते भी हो चिकने तल में तो आपको अंदर बनता हुआ दिखाई देता है, क्लियर है ना। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, दर्पण के बाहर भी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण आपका है बोल रहा हूँ मैं, कोई तल आपका है, तल के बाहर भी बन सकता है। ये किस केस से बन सकता है, अगर ये किरण परावर्तित होकर इधर न जाती बल्कि इधर आती ऐसे, तो ये जहां पर काटती
इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी प्रतिबिंब मिलता है। अब क्या हुआ, ये चिकने तल के इस ओर बन रही है, ये चिकने तल के इस ओर बन रहा है ना। याद रखना आपका प्रतिबिंब दो प्रकार से बन सकता है, एक तो आपको उस चिकने तल के अंदर बनता हुआ प्रतीत होगा, एक आपको कभी उसके बाहर भी बनता हुआ प्रतीत बन सकता है। वो कब बनेगा, जब दोनों किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर काट रही हो। ये तो वास्तव में नहीं काट रही है, ये तो हम पीछे बढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ पीछे बढ़ा रहे हैं, काटेंगे हमको यही प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। लेकिन ये वास्तव में काट रही है, अगर वास्तव में काटे इस बिंदु में प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। लेकिन ये तो हमें क्या है, आभासी, जैसे हमें आभास हो रहा है हमें प्रतिबिंब बन रहा है, उसी बिंदु पर हमें क्या है, उस बिंदु पर हमारी रेखाएं काट रही हैं, हमारी किरणें काट रही है, इसलिए हमें उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो ये आपका प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है। इस आधार पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ हमें आभास हो रहा है और यहाँ वास्तव में बनता है, तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब इसको रियल इमेज बोलते हैं, और एक होता है वर्चुअल इमेज जिसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दो प्रतिबिंब होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी आपका ये रियल इमेज होता है और ये आपका होता है वर्चुअल इमेज, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले से हम वास्तविक प्रतिबिंब बात करते हैं, ठीक है। अब क्या अभी आपको मैंने दिखाया था एग्जाम्पल के द्वारा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर काटें, कहाँ पर आपको बताया था अभी कि ये आप हो और ये एक चिकना तल है, इसके सामने आप खड़े हो गए, आपके सर से निकली किरणें, आपके पैर से निकली किरणें परावर्तन के पश्चात मान लो वे दोनों इस प्रकार काटे, मान लो यहाँ से निकली किरणें ऐसे गई, अब मान लो ये तो चली गई इधर परावर्तन के पश्चात, और ये मान लो इस प्रकार गई, इस प्रकार काट दी। तो देखो ये क्या है, वास्तव में काट रही है ना। परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, ये वास्तव में काट रही है आपको। तो इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसकी डिफिनेशन क्या देंगे, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि किसी दूसरे बिंदु पर सॉरी देखो क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन, क्योंकि यहाँ परावर्तन हम अभी पढ़े हैं, तो लेकिन ये चीज़ें आपको क्या डिफिनेशन दोनों में काम आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में काटें, तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आप लिख सकते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में काटती हैं, तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। एक बात आपको ध्यान देना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर खड़े थे आप इसके ऊपर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा अब यहाँ बन रहा है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा, कैसे, इस प्रकार से। ये आपका सर है, ये आपके हाथ हैं, ये आपके पैर हैं, आप ऐसे दिखोगे इसमें, ठीक है, उल्टा दिखोगे आप, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो भी आपका चिकना तल होगा उसके सामने बनेगा, किधर बनेगा, उसके सामने बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात है। आ जाते हैं आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। एक बात और कह सकते हैं हम इसके बारे में, चलिए छोड़िए, लेकिन आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें सिर्फ यही आपका यही चित्र उसमें भी काम आएगा। देखिए कैसे, मैंने आपको अभी बोला कि आपका
तो ये क्या होता है, कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी। ध्यान देना, आपका प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ तो भाई इससे हर वस्तु एक किरणें निकलती हैं, है ना। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब इससे किरणें निकलेंगी, वो कहीं ना कहीं पैचअप करेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो वहाँ पर प्रतिबिंब आपको बनेगा। तो हुआ क्या, यहाँ से दो किरणें निकली, इसका परावर्तन इस दिशा में हो गया, इसका परावर्तन इस दिशा में हो गया। हुआ क्या, अब ये तो घटना ऐसी घटी कहीं तो काट ही नहीं रही है, अब लोग हो गए जमात, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर, जब ये आगे बढ़ाने पर नहीं काट रहे तो पीछे बढ़ाओ, ताकि हमने पीछे बढ़ाया इनको। जब पीछे बढ़ाया देखा मैंने ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं उसी बिंदु पर आपके जैसा एक हूबहू इंसान, एक महान आत्मा, एक महान प्रेत आत्मा आपको दिखाई दे जाती है। अब वो क्या होता है, वस्तु की वास्तविक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो डियर स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब की हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु या किसी बिंदु से बोलो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, है ना, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में न मिलकर बल्कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और डॉटेड लाइन द्वारा मैं दिखाया है, अब ये मिलती हुई प्रतीत हमने माना, हमने सोचा कि इस बिंदु पर मिल रही होंगी तो इस बिंदु पर प्रतीत बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात यदि किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में न मिलकर मिलती हुई प्रतीत हो रही हो तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब की आप फोटो नहीं खींच सकते। क्या नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब को की फोटो आप नहीं खींच सकते, ठीक है, लेकिन इसकी फोटो खींच सकती है, इसकी फोटो खींच सकते हो, है ना। इसको पर्दे पर भी शो कर सकते हो, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ प्रतिबिंब। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, पढ़ने में आनंद मिला हो, तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और यही लाइक ही आपका मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला कर दे सकूँ यहाँ पर। ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।